हाय सो ये हमारी तीसरी क्लास है बायोप्सी की। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बोन मैरो बायोप्सी के बारे में। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने रीनल बायोप्सी और लीवर बायोप्सी के बारे में पढ़ लिया था। कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। बेटा सबसे पहले बायोप्सी अगेन। बायोप्सी क्या है आपकी? बायोप्सी एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसके अंदर से किसी लिविंग टिश्यू को आपकी बॉडी से निकाल करके और माइक्रोस्कोप के अंडर में रख के उसको स्टडी किया जाता है। ठीक है। चलो, बोन मैरो बायोप्सी क्या होती है बेसिकली? ठीक है, बोन मैरो बायोप्सी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। Bone marrow biopsy is a diagnostic procedure in which a core of bone marrow tissue or bone marrow aspirate is examined under microscope। ठीक है। ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं बेसिकली बोन मैरो से फ्लूइड निकालते हैं या फिर बोन मैरो टिश्यू का एक सिलिंड्रिकल कोर निकालते हैं और उसकी स्टडी करते हैं किसके अंदर में? माइक्रोस्कोप के अंदर में। क्यों करते हैं? टू इवेलुएट हेमेटोलॉजिकल एंड सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स। अरे भाई, बोन मैरो क्या बनाता है आपका? ब्लड बनाता है। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली? हेमेटोलॉजिकल या फिर कोई और सिस्टमिक डिसऑर्डर की स्टडी करने के लिए क्या करते हैं बेटा? बोन मैरो बायोप्सी करते हैं ना। बोन मैरो बायोप्सी के इंडिकेशंस देख लेते हैं। इंडिकेशंस अगेन दो रहने वाली, एक तो डायग्नोस्टिक है और एक मॉनिटरिंग है ना। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायग्नोस्टिक इंडिकेशंस की कि किस किस चीज़ के डायग्नोसिस के अंदर हम लोग को क्या करना है? बोन मैरो बायोप्सी करनी होती है। बेसिकली एक चीज़ का तुमको मैं बता देता हूँ, एक चीज़ का अपने दिमाग में लेकर के चलो कि जिस चीज़ की इटियोलॉजी आप वैसे पता नहीं कर पाए। ठीक है। किसी चीज़ का रीजन आपको पता नहीं लग रहा है, अनएक्सप्लेन्ड है, तो उसके लिए हम लोग इन्वेसिव प्रोसीजर्स करते हैं। मैंने जितना भी पहले आपको बताया उसके अंदर कुछ ऐसी कॉमन बीमारियां जिनका रीजन आपको ना पता लगे तो आपको क्या करना है? फिर बायोप्सी करानी होती है। तो सेम वैसे ही यहाँ पर क्या है? अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया, एनीमिया क्या होता है बेसिकली आपका? लो हीमोग्लोबिन है ना। तो वो एनीमिया हो गया। ल्यूकोपनिया,
ल्यूकोपनिया क्या होता है? बेसिकली लोअर ल्यूकोसाइट काउंट है ना, डब्ल्यूबीसी का जो काउंट है वो कम हो जाना क्या है? ल्यूकोपनिया हो गया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या हो गया? डिक्रीज प्लेटलेट काउंट हो गया। और पैनसाइटोपिनिया, यानी कि ओवरऑल जो ब्लड सेल्स हैं सबका काउंट क्या हो गया? कम हो गया। तो इन कंडीशंस के अंदर बेटा हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को बायोप्सी करनी होती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं। डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर का डायग्नोसिस करने के लिए करते हैं ना। लिम्फोमा, ठीक है। लिम्फेटिक जो सिस्टम है उसके अंदर कैंसर होता है, उसको लिम्फोमा बोलते हैं। तो वो लिम्फोमा का डायग्नोसिस करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? आपका बोन मैरो बायोप्सी करते हैं। इसके अलावा मल्टीपल मायोलीमा, मल्टीपल माइलोमा का डायग्नोसिस करने के लिए भी करते हैं। मल्टीपल माइलोमा का एक दूसरा नाम भी है बेटा, केलर्स डिजीज। मल्टीपल मायोलीमा ध्यान कर लेना है ना, कैंसर ऑफ बोन मैरो। तो इन सब के डायग्नोसिस के लिए हमको क्या इस्तेमाल करना होता है? बोन मैरो बायोप्सी इस्तेमाल करनी होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सस्पेक्टेड बोन मैरो मेटास्टेसिस, ठीक है। यानी कि जो प्राइमरी जो आपका कार्सिनोमा था वो किसी और बॉडी ऑर्गन में था, लेकिन वहां से क्या है कि आपका जो मेटास्टेसिस होकर के अगर बोन मैरो में आ गया है, तो इस चीज़ का अगर आपको सस्पिशन है और आपको कंफर्म करना है, तो उसके लिए भी आप लोग क्या करते हैं? बोन मैरो बायोप्सी परफॉर्म करते हैं ना। कहाँ कहाँ से हो सकता है? फ्रॉम ब्रेस्ट, भाई ब्रेस्ट से आ सकता है, लंग से आ सकता है, प्रोस्टेट से आ सकता है। ये सब मोस्ट कॉमनली जो मेटास्टेसिस होता है बोन मैरो के अंदर वो ये है ना। उसके अलावा टू इवेलुएट फीवर ऑफ फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन है ना। फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन क्या होता है? बेसिकली बिना डायग्नोसिस के आप किसी पेशेंट के फीवर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन को 2 वीक हो जाए, है ना। पेशेंट 2 वीक से हॉस्पिटलाइज्ड है, आप उसके फीवर का कॉज पता नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन कहते हैं। वो क्या है? उसको भी कॉज फाइंड आउट करने के लिए आपको बोन मैरो बायोप्सी कई बार करनी पड़ती है ना। इसके अलावा कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ एनीमियाज हैं, उनके लिए भी हम लोग क्या करते हैं? बोन मैरो बायोप्सी करते हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं, एनीमिया के अंदर सबसे पहला है मेगालोब्लास्टिक। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली बायोप्सी कर सकते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? या तो आपका अकर ड्यू टू, मेगालोब्लास्ट क्या होती है? मेगालोब्लास्ट एक लार्जर साइज ऑफ रेड सेल होती है ना, और वो लार्जर साइज रेड सेल क्या है? अपने नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाती है। तो इस वजह से क्या होता है
कि आपको एनीमिया होता है ना? और जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है उसका कॉज़ क्या है? कि उसके कॉज़ हैं या तो बी12 या फिर बी9 की डेफिशिएंसी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। मोस्ट कॉमनली बी12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है ना? अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी ऑफ बी12। बी12 को क्या कहते हैं? कोबालामिन, है ना? और बी9, बी9 को क्या कहते हैं? फोलेट। ठीक है? तो इनकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, जिसके लिए हम लोग जो कि बायोप्सी की इंडिकेशन है, बायोप्सी कर सकते हैं ना? इसके अलावा एप्लास्टिक एनीमिया होता है। है ना? ठीक है? एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया क्यों होता है बेसिकली? एप्लास्टिक एनीमिया आपका अरे जब बोन मैरो जो आपकी होती है ना, वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाती है, तो उस कंडीशन में एप्लास्टिक एनीमिया होता है। बेसिकली जो आपका रेड बोन मैरो है, वो येलो बोन मैरो से रिप्लेस हो जाता है, और येलो बोन मैरो इनफ ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं करता है। इस वजह से क्या होता है? आपका एप्लास्टिक एनीमिया होता है ना? एप्लास्टिक एनीमिया को बोन मैरो एप्लेसिया भी कहते हैं। एप्लेसिया का मतलब जब कोई बॉडी ऑर्गन अपना जो फंक्शन है वो सस्टेन नहीं कर पाए, उसको हम एप्लेसिया कहते हैं। ठीक है? अच्छा, ये देखो, इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा हम लोग बोन मैरो कैंसर हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना? अब ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की इंडिकेशंस है ना? अगर आपको डायग्नोस्टिक पर्पज़ है, तो ये सारे डायग्नोस्टिक पर्पज़ हैं किसके? बोन मैरो जो बायोप्सी है उसके। ठीक है? नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया हमारा डायग्नोस्टिक पर्पज़। नेक्स्ट आता है आपका मॉनिटरिंग पर्पज़, है ना? मॉनिटरिंग क्या होती है बेसिकली? अब आपका हमने डायग्नोस्टिक में पढ़ा था कि डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल मायोलिमा, है ना? तो इन सब का डायग्नोसिस करने के लिए डायग्नोस्टिक पर्पस से बायोप्सी करते हैं, और स्टेजिंग कर सकते हैं हम इसके ना। तो स्टेजिंग और ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स। स्टेजिंग और ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स करने के लिए इसका ल्यूकेमिया और लिम्फोमा का। ठीक है? इसके लिए हमारा बोन मैरो बायोप्सी की जाती है। इसके अलावा इवैल्यूएशन बिफोर एंड आफ्टर बीएमटी, बोल मैरो ट्रांसप्लांट के पहले और बाद में बायोप्सी की जाती है ना? इसके अलावा टू इवेलुएट आयरन स्टोर्स इन एनीमिक पेशेंट।
ठीक है। ये तो हो गया हमारा इंडिकेशंस क्या क्या है ना। बेसिकली दो तरीके की इंडिकेशन हमने पढ़ी, डायग्नोस्टिक इंडिकेशन और मॉनिटरिंग इंडिकेशन, है ना। अब हम लोग देखते हैं बेसिकली कि टाइप ऑफ बोन मैरो बायोप्सी, है ना। बोन मैरो बायोप्सी कितने तरीके की होती है। टाइप्स ऑफ बोन मैरो बायोप्सी के अंदर तीन तरीके की बोन मैरो बायोप्सी होती है बेटा। सबसे पहली एस्पायरेशन। एस्पायरेशन में क्या होता है, एक नीडल इंसर्ट की जाती है और लिक्विड मैरो निकाला जाता है। उससे हम लोग क्या करते हैं, साइटोलॉजी, इम्यूनोफिनोटाइपिंग और स्मीयर टेस्ट करते हैं ना। दूसरी होती है कोर बायोप्सी। कोर बायोप्सी के अंदर क्या होता है कि आपका एक सॉलिड कोर निकाला जाता है। उससे हम लोग क्या मतलब डायग्नोस करते हैं बेसिकली, हिस्टोलॉजी, आर्किटेक्चरल असेसमेंट, यानी कि जो स्ट्रक्चर है बेसिकली आपका बोन मैरो का, उसकी स्टडी की जाती है। और एक आता है ट्रेफिन बायोप्सी। ट्रेफिन बायोप्सी क्या होती है, बेसिकली इसके अंदर एस्पायरेट और सैंपल दोनों लिए जाते हैं, लेकिन इसमें एक स्पेशल निडल यूज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेफिन निडल, है ना। तो ये तीन तरीके की आपकी बायोप्सी होती है। एस्पायरेशन, दूसरे नंबर पे आती है आपकी कोर बायोप्सी, और तीसरे नंबर पे आती है आपकी ट्रेफिन। ट्रेफिन बायोप्सी, है ना। देखो, तीनों के बारे में लिखते हैं क्या होती है। एस्पायरेशन के अंदर एस्पायरेशन ऑफ एस्पायरेशन ऑफ लिक्विड मैरो फॉर साइटोलॉजी, है ना। एफएनएससी जैसे मैंने आपको पढ़ा था, फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, वैसे ये क्या होती है, एस्पायरेशनल होती है ना। उसके बाद में कोर बायोप्सी के अंदर क्या होता है, इस सिलिंड्रिकल कोर, है ना। सैंपलिंग ऑफ सैंपलिंग ऑफ सिलिंड्रिकल कोर फॉर हिस्टोलॉजी। ठीक है। हिस्टोलॉजी के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली सिलिंड्रिकल कोर की सैंपलिंग करते हैं ना। और उसके बाद में ट्रेफिन बायोप्सी के अंदर क्या होता है, बोथ एस्पायरेशन एंड कोर बायोप्सी with the help of ट्रेफिन निडल। ठीक है। ट्रेफिन निडल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, एस्पायरेशन और कोर बायोप्सी करते हैं। अच्छा, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है ना। यानी कि हम लोग जब भी बायोप्सी करेंगे तो लिक्विड कोर भी लेते हैं और सॉरी लिक्विड मैरो भी लेते हैं और कोर की सैंपलिंग भी करते हैं ना, ताकि हम लोग डिटेल में स्टडी कर पाए। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपकी कॉमन साइट्स कहाँ है,
ठीक है। बोन मैरो सैंपलिंग के लिए कॉमन साइट्स कहाँ हैं आपके, है ना? तो कॉमन साइट्स के अंदर मैं अगर बात करूं, अडल्ट में सबसे पहला आपका आएगा अडल्ट में पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट, है ना? ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है और सेफेस्ट है। क्लियर? अच्छा, अगर अडल्ट ओबेस है तो एंटीरियर इलियक क्रेस्ट, ठीक है। ओबेस पेशेंट में अगर आदमी बहुत ज्यादा मोटा है तो हमको क्या करना है? एंटीरियर इलियक क्रेस्ट को लेना है, ठीक है। इसके अलावा चाइल्ड के अंदर चाइल्ड के अंदर भी बेटा क्या है, अडल्ट की तरह ये पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट होती है ना। ठीक है। इसके अलावा चिल्ड्रन बिलो लेस देन 2 ईयर ऑफ एज। 2 साल से कम उम्र के बच्चे, है ना, उनके अगर अंदर अगर हमको बायोप्सी करनी पड़े तो हम बायोप्सी करने के लिए कौन सी उसका यूज करते हैं? बेसिकली टीबियल कॉन्डाइल का ना। अच्छा, ये जो आपकी है एडल्ट और चाइल्ड के अंदर, ये फ्लैट बोन्स है ना, ठीक है। फ्लैट बोन सैंपलिंग किसके अंदर करते हैं? अडल्ट और चाइल्ड में। लेकिन चिल्ड्रन 2 साल से कम उम्र के बच्चों के अंदर हम लोग किसकी सैंपलिंग करते हैं? आपकी लॉन्ग बोन से, है ना। इसके अलावा एक और सैंपलिंग की साइट होती है ईस्टर्न। स्टर्नम का इस्तेमाल यूज ओनली फॉर एस्पिरेशन इन स्पेशल केसेस, है ना। ठीक है। स्पेशल केसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं? स्टर्नम का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। लेकिन क्या करना है? सिर्फ एस्पिरेशन करना है स्टर्नम से, कोर की सैंपलिंग नहीं करनी। ठीक है। ये हो गया आपका कॉमन साइट्स ऑफ बायोप्सी, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, इंडिकेशन पढ़ ली, कॉमन साइट पढ़ ली, अब पढ़ते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, है ना। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस दो तरीके की, अगेन एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब बिल्कुल नहीं करना, है ना। देखो, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस कौन कौन सी हैं? सीवियर कोएगुलोपैथी। कोएगुलोपैथी का मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर।
ठीक है। इसके अलावा ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है। इसके अलावा डिक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट। इस डिक्रीज प्लेटलेट काउंट के अंदर क्या है, हम लोग प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करके और फिर बायोप्सी कर सकते हैं। बेसिकली इसका करेक्शन करके हम बायोप्सी कर सकते हैं, ठीक है। SDP सिंगल डोनर प्लेटलेट और RDP एडवाइज्ड, ठीक है। ये हो गई आपकी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, है ना। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस कौन सी हैं? रिलेटिव रिस्क बेनिफिट रेशो, अगर रिस्क कम है बेनिफिट ज्यादा है तो कर सकते हैं। कौन सा है? इन्फेक्शन एट पंक्चर साइट, ऑस्टियोपोरोसिस, अनकोऑपरेटिव पेशेंट, है ना। चलो देखो, ये हो गया हमारा, हम लोगों ने पढ़ लिया था। सबसे पहले बायोप्सी, बोन मैरो बायोप्सी पढ़ी थी, उसकी इंडिकेशंस पढ़ ली थी, डायग्नोस्टिक और मॉनिटरिंग इंडिकेशंस थी। उसके बाद टाइप्स ऑफ बोन मैरो बायोप्सी पढ़ ली, कॉमन साइट ऑफ बोन मैरो बायोप्सी पढ़ ली, इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पढ़ ली ना। अब हम लोगों के लिए आता है कि सैंपलिंग का हम लोग करते क्या क्या है ना। यानी कि जो आपने सैंपल लिया है, उस सैंपल के आप लोग कौन कौन से टेस्ट करते हो। तो बेसिकली लैब्स ऑफ बोन मैरो सैंपल, कौन कौन सी लैब्स करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था ना कि साइटोलॉजी के लिए करते हैं, इसके लिए करते हैं, उसके लिए करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले, है ना। सबसे पहला आता है अपना साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी के अंदर बेसिकली किसके करते हैं? स्टडी ऑफ मैरो एस्पायरेट, है ना। ठीक है, मैरो एस्पायरेट की स्टडी करते हैं। इसके लिए किस किस चीज के लिए करते हैं? सेल मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब अलग अलग साइज की और अलग अलग टाइप की सेल्स के लिए करते हैं ना। उसके अलावा टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ मेगालोब्लास्ट, ठीक है। मेगालोब्लास्ट के परसेंटेज को डिटरमाइन कर लेंगे। मेगालोब्लास्ट क्या होती है आपकी? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर जो एबनॉर्मली लार्ज आरबीसीज होती है उनको मेगालोब्लास्ट कहते हैं ना, उनका परसेंटेज डिटरमाइन करने के लिए। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो हम लोग बायोप्सी के अंदर देखते हैं, वो होती है ईएम रेशियो।
क्या होता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जिस चीज़ के लिए हम लोग साइटोलॉजी करते हैं वो क्या है? ईएम रेशो होता है बेटा। ईएम रेशो क्या होता है? एरिथ्रॉइड माइलॉइड रेशो, है ना? आपके बोन मैरो के अंदर 2 तरीके की सेल्स होती हैं, एरिथ्रॉइड होती हैं और माइलॉइड होती हैं। इन दोनों सेल्स का जो रेशियो है, उसके एस्टिमेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? साइटोलॉजी करते हैं, साइटोलॉजिकल स्टडी करते हैं ना। एरिथ्रॉइड सेल्स क्या होती हैं आपकी? एरिथ्रॉइड सेल्स के अंदर आती हैं आपकी ग्रेन्युलोसाइट्स, है ना? ग्रेन्युलोसाइट्स कौन-कौन सी होती हैं? सॉरी, एरिथ्रॉइड सेल्स के अंदर तो आपकी एरिथ्रोसाइट आती है ना? एरिथ्रोसाइट क्या होती है? प्रिकर्सर है आपकी आरबीसी के ना। आरबीसी से जो पहले वाली डेवलपमेंटल स्टेज है वो क्या होती है? एरिथ्रोसाइट होती है। तो बेसिकली एरिथ्रॉइड सेल्स हो गई हैं। इसके अलावा होती हैं आपकी माइलॉइड सेल्स। माइलॉइड सेल्स के अंदर कौन-कौन सी सेल आती हैं? माइलॉइड सेल्स के अंदर आती हैं आपकी सबसे पहले ग्रेन्युलोसाइट्स, है ना? ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर कौन-कौन सी सेल होती हैं आपकी? न्यूट्रोफिल्स, ठीक है? इसके अलावा इओसिनोफिल, इओसिनोफिल हो गई और बेसोफिल हो गई। ये तो हो गई आपकी 3 ग्रेन्युलोसाइट। इसके अलावा मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस, ठीक है? तो ये 2 तरीके की एरिथ्रॉइड सेल्स और माइलॉइड सेल्स होती है ना। इन सेल्स का रेशियो होता है। तो नॉर्मल ईएम रेशियो कितना होता है? नॉर्मल ईएम रेशियो होता है आपका 2:1 और 4 रेशियो होता है, ठीक है? ये दोनों ही नॉर्मल होता है ना, ईएम रेशियो। एक मिनट बेटा, ये कंफर्म करता हूँ। ईएम रेशियो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। होता यही है, लेकिन इसमें हम लोग टर्म करते हैं इसको एमई रेशियो, है ना? इसको आप लोग दोनों जगह सही कर लेना। इसके अंदर पहले कौन सा आता है? माइलॉइड इरिथ्रोइड रेशियो ना। कितना नॉर्मल रेशियो होता है इसका? 2:1 और 4:1 होता है। यानी कि है ना, जितनी ग्रेन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी होती है? डबल होगी, जस्ट डबल होगी किसके? इरिथ्रोसाइट्स के। तब ये क्या है? बेसिकली आपका हेल्दी बोन मैरो है। ये क्या करता है? इंडिकेट, ठीक है? हेल्दी बोन मैरो को आपके को इंडिकेट करता है, ठीक है?
अब देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहला साइटोलॉजी हो गई, इसके अलावा नेक्स्ट आती है हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी के अंदर सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स का लेवल कर रहे स्टडी कर रहे थे। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली टिश्यू लेवल पर स्टडी करते हैं ना। इसके अंदर क्या क्या हम लोग पता लगाएंगे, मैरो सेल्यूलैरिटी, मैरो सेल्यूलैरिटी, फाइब्रोसिस और ट्यूमर इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, ट्यूमर इन्फिल्ट्रेशन का, मैरो सेल्यूलैरिटी का और इसके साथ साथ फाइब्रोसिस का, इनका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हिस्टोलॉजिकल स्टडी करते हैं किसकी, बोन मैरो की। ठीक है, नेक्स्ट आता है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। ये टेस्ट चल रहे हैं आपके किसके, जो आपने सैंपल लिया है उसके। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री क्या होती है, बेसिकली इसके अंदर हम लोग पता करते हैं लीनिएज डिफरेंशिएशन का। लीनिएज डिफरेंशिएशन, लीनिएज डिफरेंशिएशन का पता करता है। लीनिएज डिफरेंशिएशन क्या होता है, बेसिकली एक लेस स्पेसिफिक सेल का एक मोर स्पेसिफिक सेल के अंदर बदल जाना क्या कहलाता है, लीनिएज डिफरेंशिएशन कहलाता है ना। ये मेटापोइसिस जो आपने पढ़ा था, जिससे ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है, तो स्टेम सेल से कैसे अलग अलग तरीके की सेल्स बनती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, लीनिएज डिफरेंशिएशन कहते हैं ना। अब इस लीनिएज डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है, ये कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर केमिस्ट्री का तो मतलब ही नहीं हुआ। भाई आप लोगों ने तो क्या पढ़ा, सेल पढ़ा है ना, कि सेल कौन कौन सी बन रही है। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे बोन मैरो है ना, बोन मैरो के अंदर तो स्टेम सेल्स भी प्रेजेंट होंगी, समझ रहे हो मेरी बात। तो आप उसका एस्टिमेशन कैसे करोगे कि ये आगे चल के क्या बनेगी, है ना। तो बेसिकली जो सेल्स होती हैं उनके ऊपर लीनिएज मार्कर्स होते हैं, या फिर उनके अंदर लीनिएज मार्कर्स होते हैं ना। वो मार्कर्स क्या करते हैं, वो मार्कर्स बेसिकली आपका, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन सी सेल आगे जाकर के डिफरेंशिएट होगी, इसके साथ साथ उसको ट्रैक कर सकते हो कि ये किस स्टेजिंग पर जाकर के होगी। तो हमको बहुत अर्ली स्टेजेस में पता लग जाता है कि आगे जाकर के किस सेल का एस्टिमेटेड काउंट कितना होने वाला है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इम्यूनोहिस्टो केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं ना। इसके अंदर लीनिएज डिफरेंशिएशन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, बेसिकली ट्रैक करते हैं ना। इसके अंदर जैसे CD मार्कर्स होते हैं, CD3 CD4 है ना। तो इन मार्कर्स का हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ये ल्यूकेमिया की स्टडी में काम में आता है। जैसे कि ल्यूकेमिया के अंदर क्या होता है, बेसिकली ल्यूकोसाइट्स का काउंट बढ़ जाता है, वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर होता है ल्यूकेमिया ना। उसके अंदर एबनॉर्मल नंबर होता है और उनकी एफिकेसी नहीं होती है। अब जैसे मान लो स्टेम सेल्स है, ये आगे जाकर के एक ल्यूकोसाइट बनाएगी। इसका पता मुझे कैसे लगेगा, इसका पता मुझे लगेगा लीनिएज डिफरेंशिएशन से। और उसके अंदर भी किस चीज से पता लगेगा, उसके अंदर पता लगेगा लीनिएज मार्कर आइडेंटिफिकेशन से। तो मैं क्या करूंगा कि मैं लीनियर जो मार्कर है उसको आइडेंटिफाई करूंगा। अब मान लीजिए मेरे पास में 100 स्टेम सेल्स थी, 100 स्टेम सेल्स के अंदर मुझे 70 से 80 स्टेम सेल के ऊपर क्या मिला,
ये मेरा मार्कर मिला, लीनिएज मार्कर मिला, जो मार्कर क्या इंडिकेट करता है कि ये सेल्स आगे जाकर के क्या बनाएगी, ल्यूकोसाइट बनाएगी, है ना? तो अब मुझे पहले से पता है कि मेरे पास प्रीमैच्योर सेल्स का काउंट लगभग 70 से 80 रहने वाला है, जबकि वो अभी तक बनी भी नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए ये क्या है, ये बहुत इफ़ेक्टिव है किसके अंदर, ल्यूकेमियाज़ की स्टडी करने के लिए, है ना? ल्यूकेमियाज़ के डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के अंदर इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंस है। लीनिएज डिफरेंशिएशन क्या होता है, बेसिकली इसको लिख लेते हैं। It is a process in which a less specialized cells with a specific function और कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? कोई भी एक आपको काम मिलेगा, ये लाइट चली गई है बेटा, और ये लाइट के चक्कर में अब गर्मी लग रही है, ठीक है? सो देखते हैं ये क्या है, ये लीनिएज डिफरेंशिएशन है ना? लीनिएज डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन रख ली। लीनिएज मार्कर्स क्या होते हैं? मार्कर्स प्रेजेंट on the surface or within the cell. Can be used to or identify track or identify the ठीक है, एग्जाम्पल था CD markers in leukemia. ल्यूकेमिया के अंदर CD मार्कर्स होते हैं। इसके अलावा कौन सी स्टडी करते हैं? कई तरीके की बोन मैरो की स्टडी होती है बेटा, है ना? साइटोजेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स को फिश भी बोला जाता है। फिश क्या होता है? फिश की फुल फॉर्म है फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हम लोग किसी स्पेशल जेनेटिक कोड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं डीएनए की स्टडी करके, है ना? बोन मैरो के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डीएनए की स्टडी करते हैं, और इससे क्या पता लगता है हमको, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशंस का पता लगता है ना? एक क्रोमोसोम एक जगह से दूसरी जगह चला गया है, कोई जो सीक्वेंस है वो डिलीट हो गया है, उसका पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिश की स्टडी करते हैं ना, फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन करते हैं ना? इसके अलावा इसके अलावा होती है आपकी पीसीआर।
पीसीआर क्या होती है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पीसीआर क्यों करते हैं? जीन म्यूटेशंस को डिटरमाइन करने के लिए। साइटो जेनेटिक्स तो लिखना ही भूल गए। क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन और डिलीशन। कोई स्पेसिफिक कोड डिलीट हो गया है ना। पीसीआर के अंदर क्या करते हैं? पीसीआर के अंदर जीन म्यूटेशंस की स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम लोग करते हैं आयरन स्टेन की स्टडी, है ना। आयरन स्टेन के अंदर क्या पता लगाते हैं? टू इवेलुएट आयरन स्टोर्स। मुझे लग रहा है मेरी आज पढ़ाने की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई है ना। एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन लग रहा है आज। आज मैं ज़्यादा खा लिया हूँ बेटा, है ना। इस वजह से क्या है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आज मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने ये पढ़ ली, ये 6 तरीके की स्टडी बेसिकली हम लोग करते हैं। कौन कौन सी करते हैं? साइटोलॉजी के अंदर हम लोग देखते हैं एमी रेशो, माइलॉइड एरिथ्रॉइड रेशो, है ना। एरिथ्रॉइड सेल्स कौन सी होती हैं? एरिथ्रोसाइट्स होती हैं। माइलॉइड सेल्स कौन सी होती हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स होती हैं। ठीक है। हिस्टोलॉजी की स्टडी करी, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की स्टडी करी, फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन की स्टडी करी, पीसीआर किया और आयरन स्टेन किया। इतनी सारी चीजें जो हैं वो सिर्फ बोन मैरो बायोप्सी के अंदर हो सकती हैं। बाकी जो बायोप्सीज हम कर रहे थे उसके अंदर हम इतनी राम कहानी के बारे में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा प्रोसीजर, है ना। प्रोसीजर से पहले वही बाकी सारी राम कहानी में रोज रोज आपको भी बता करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पेशेंट आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कैसे करना है आपको पता है। प्री प्रोसीजर केयर लिख ही लेता हूँ बेटा, कई मंदबुद्धियों को चाहिए भी होता है ये सब, है ना। प्री प्रोसीजर के अंदर आइडेंटिफाई पेशेंट, दूसरे नंबर पे टेक कंसेंट, और तीसरे नंबर पे इंक्रीज ये नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्रायर टू एनी प्रोसीजर। ठीक है। ठीक है, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उठ गया। कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स नहीं लिखा है, चलो कलेक्शन ऑफ आर्टिकल लिख लेते हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स की जरूरत होती है आपको? आर्टिकल सही होते हैं। कौन सी निडल का इस्तेमाल होता है? सबसे पहले जमशेदी निडल का इस्तेमाल होता है बेटा, है ना। सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन जमशेदी निडल का इस्तेमाल होता है। जमशेदी निडल क्या होती है बेटा? ये स्ट्रॉन्गेस्ट निडल है अमंग ऑल ऑफ निडल्स, है ना। बायोप्सी निडल्स की जितनी भी निडल है उसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग निडल कौन सी होती है? जमशेदी निडल होती है ना। इसके अलावा बीटाडीन 7.5%, और क्या रखना है आपको? बीटाडीन हो गया। जाइलोकैन
2% का इंजेक्शन रखना है, स्टेराइल गॉज रखने हैं, 5 ml 10 ml सिरिंज रखनी है, और क्या रखना है, ग्लव्स रखने हैं। ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें आपको इकट्ठा करनी है प्रोसीजर करने से पहले। प्री प्रोसीजर के अंदर आपने देख लिया, पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है, कंसेंट लेना है, कम्युनिकेशन को इंक्रीज करना है। प्रोसीजर प्रोसीजर के दौरान क्या करना है? प्रोसीजर के दौरान देख लो, हमने ये सारी चीज़ें कर ही ली हैं। सबसे पहली बात करूँ तो मैं पोजीशन आती है सबसे पहले ना। ड्यूरिंग प्रोसीजर अगर हम लोग पोस्टीरियर इलियक क्रिस्ट से सैंपल ले रहे हैं, तो हमें कौन सी पोजीशन देनी है बेटा? प्रोन पोजीशन देनी है। ठीक है। एंटीरियर तो हमको सुपाइन पोजीशन देनी होती है। अच्छा, एंटीरियर इलियक क्रिस्ट का इस्तेमाल करते हैं ओबेस पेशेंट में ना। टू प्रिवेंट डिस्निया। पेशेंट को डिस्निया ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपके एंटीरियर इलियक क्रिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर लेटरली लेना हो तो जिस साइड से आप ले रहे हैं सैंपलिंग, उसकी अपोजिट, जैसे राइट इलियक क्रिस्ट से लेना है, राइट साइड से लेना है ना, तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे, लेफ्ट से लेना है तो राइट लेटरल पोजीशन देंगे ना, इसका ध्यान रखना है ना। तो ये हो गई आपकी सबसे पहली चीज, पोजीशन हो गई है ना। और दे लिख ही लो यार, फिर बच जाएगा सारा। लेफ्ट लेटरल, तो राइट लेटरल। ठीक है। सुपाइन पोजीशन दे सकते हैं ओबेस पेशेंट को, इसके साथ साथ कौन सी दे सकते हैं, लेटरल पोजीशन दे सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है लेटरल पोजीशन को, सेकंड प्रायोरिटी देनी है आपको सुपाइन पोजीशन को। ठीक है। ये हो गई पोजीशनिंग। उसके बाद में, पोजीशन देने के बाद में साइट प्रिपरेशन, बीटाडीन से उसको पेंट कर देंगे, है ना, पूरी स्टेराइल टेक्निक्स का इस्तेमाल करना। इसके बाद में एडमिनिस्टर लोकल एनेस्थेटिक है ना, जाइलोकैन। इन्फिल्ट्रेट करना है जिगजैग मैनर में। ठीक है। उसके बाद में नीडल इंसर्शन इन रोटेटरी मैनर। ठीक है। घुमाते हुए निडल को इंसर्ट करना है, जैसे आप पेज कसते हैं इसी तरीके से घुमाते हुए निडल का इंसर्शन करना है ना। उसके बाद में एस्पायरेशन। अगर आपको एस्पायरेशनल सैंपल लेना है, मैरो का, लिक्विड मैरो का सैंपल लेना है तो एस्पायरेशन करेंगे। उसके बाद में एडवांस नीडल,
कोर की तरफ नीडल को और आगे इंसर्ट करेंगे, कोर का सैंपल लेंगे ना। ये करने के बाद में कोर सैंपलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीडल को आगे जो है वो एडवांस करते हैं ना। उसके बाद में अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग। 5 से 10 मिनट तक दबा के रखना है और अप्लाई करना है प्रेशर ड्रेसिंग के लिए। जिस साइड में हुई है उसी साइड में करवट दिला देनी है ताकि प्रेशर बना रहे और जो है वो ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, ड्रेसिंग को ऑब्जर्व करना है हीमेटोमा और ब्लीडिंग के लिए। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बेटा पिछले 1 घंटे से लाइट चली गई है, एसी बंद है, अब तो पसीना आने लगा। मॉनिटर वाइटल, और ब्लीडिंग एंड हीमेटोमा, मॉनिटर पेन एंड इन्फेक्शन। कॉम्प्लिकेशंस वही है बेटा, या तो कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी होती सकती हैं, हेमरेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ऑस्टियोमाइलिटिस हो सकता है ना। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। वैसे वो वेगल रिएक्शन हो सकता है। अब मेरे बस की नहीं है कॉम्प्लिकेशन पढ़ाने की, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है भाई साहब। अब जो बचा कुचा है वो हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए आप लोग इतना ही समझ लीजिए। एक बार इसको क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है यार, कॉम्प्लिकेशन अब भाई पढ़ो तुम। मेरा बार बार एक क्लास बंद करने का मन कर रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ही छोड़ा जाए बिना वजह ना। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ ली थी, कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। कॉम्प्लिकेशंस हमारी क्या क्या है? कॉम्प्लिकेशंस, कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या है? पेन हो सकता है बायोप्सी साइट पर, है ना। इसके अलावा ब्लीडिंग हो सकती है, लोकल हेमेटोमा हो सकता है, लोकल हेमेटोमा हो गया, ब्रूइशिंग हो गई। ठीक है, तो ये तो हो गई। और आपका वैसोवेगल रेस्पॉन्स, पेशेंट डर की वजह से उसकी वेगस नर्व स्टिमुलेट हुई और वो क्या चला गया, शॉक के अंदर चला गया। ये तो हो गई आपकी कॉमन। नेक्स्ट आता है हेमरेज, सिग्निफिकेंट है ना, यानी कि ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है ना। उसके अलावा आपका सिग्निफिकेंट हेमरेज हो गया, इन्फेक्शन, ऑस्टियोमाइलिटिस हो गया, बोन फ्रैक्चर,
अरे जहाँ आपकी निडल इंसर्ट हुई है वहां से हड्डी टूट भी तो सकती है, बोन फ्रैक्चर हो गया ना। पेनिट्रेशन ऑफ pelvic cavity और नर्व इंजरी, ये सारी की सारी क्या है, लीस्ट कॉमन, मोर सीरियस। बहुत जल्दी होती नहीं है, लेकिन अगर हुई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में पड़ जाओगे आप, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, आपकी कॉम्प्लिकेशन हो गई बेटा। ये हमारा कंप्लीट हो गया है, क्या है, बोन मैरो बायोप्सी। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, बोन मैरो बायोप्सी क्या होती है। बोन मैरो बायोप्सी क्या है, एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, बोन मैरो फ्लूइड या फिर मैरो लिक्विड या फिर क्या कर रहे हैं, बोन मैरो टिश्यू को निकाल रहे हैं ना, टिश्यू के कोर को निकाल रहे हैं और उसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है, नेक्स्ट हमारी इंडिकेशंस की बात करूं, इंडिकेशंस क्या है, डायग्नोस्टिक इंडिकेशंस हो गई, अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया, ल्यूकीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और पैनसाइटोपिनिया ना। डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, ये सब कुछ हमारी ये हुए है ना। सस्पेक्टेड बोन मैरो बेटा मेटास्टेसिस, इसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, बोन मैरो बायोप्सी करते हैं। टू इवेलुएट फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, इसके लिए बायोप्सी करते हैं। एनीमिया मेगालोब्लास्टिक और एप्लास्टिक, मोस्ट कॉमनली एप्लास्टिक में की जाती है लेकिन मेगालोब्लास्टिक में भी कर सकते हैं। मॉनिटरिंग, अगर आपको कैंसर की स्टेजिंग करनी है या फिर ट्रीटमेंट आपने जो दिया है उसका रेस्पॉन्स देखना है, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली आपका बोन मैरो बायोप्सी करते हैं ना। अगर एनीमिया स्टोर की भी इवेल्युएशन करना है पेशेंट्स के अंदर तो भी हम बोन मैरो बायोप्सी करते हैं। टाइप की अगर मैं बात करूं तो एस्पायरेशनल, कोर बायोप्सी और ट्रेफिन बायोप्सी, तीन तरीके की बायोप्सी होती है ना। एस्पायरेशन के अंदर आपको लिक्विड मैरो निकालना है साइटोलॉजी के लिए, कोर बायोप्सी के अंदर आपको सिलिंड्रिकल कोर निकालना है, और ट्रेफिन बायोप्सी के अंदर ट्रेफिन निडल का इस्तेमाल होता है जिसमें आप कोर का भी सैंपल लेते हो और आपका लिक्विड मैरो का भी सैंपल लेते हो, है ना। कॉमन साइट्स की अगर मैं बात करूं तो एडल्ट और चाइल्ड के अंदर पोस्टीरियर इलियक क्रिस्ट से निकालते हैं, है ना, मोस्ट कॉमन और सेफेस्ट है। एंटीरियर इलियक क्रिस्ट से भी निकाल सकते हैं, लेटरली भी निकाल सकते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर ये ध्यान रखना है कि 2 साल से कम के बच्चे के अंदर हम फ्लैट बोन से ना निकाल करके लॉन्ग बोन से सैंपल निकालते हैं, जो कि कहाँ प्रेफर करते हैं, टीबियल कॉन्डाइल पर प्रेफर करते हैं ना। स्टर्नम की अगर मैं बात करूं तो स्टर्नम का इस्तेमाल सिर्फ एस्पायरेशन के लिए किया जाता है, वहां से आप कोर सैंपलिंग नहीं करते हो ना। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करूं, कोएगुलोपैथी, ओस्टियोमाइलाइटिस या डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, ये इसकी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। लेकिन अगर आपने करेक्ट कर लिया है प्लेटलेट काउंट को तो आप क्या कर सकते हो, आप बायोप्सी कर सकते हो, है ना। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो पंक्चर साइट का इन्फेक्शन, ऑस्टियोपोरोसिस, अनकोऑपरेटिव पेशेंट, और ये क्या है, आपकी रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। यानी कि अगर रिस्क ज़्यादा है और बेनिफिट कम है तो नहीं करनी है, बेनिफिट ज़्यादा है रिस्क कम है तो कर लेनी है। लैब्स ऑफ बोन मैरो बायोप्सी सैंपल का मतलब कि हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला साइटोलॉजी है ना, साइटोलॉजी के लिए हम लोग करते हैं। साइटोलॉजी में भी क्या इंपॉर्टेंट मैंने पढ़ाया था आपको, एमी रेशो है ना, एरिथ्रोइड माइलोइड रेशो। इसको बेटा सीक्वेंस से याद कर लो, नहीं तो ये है ना, ये आगे जाके जैसे मेरे साथ गड़बड़ करी ऐसे तुम्हारे साथ भी गड़बड़ कर ही देगा। एमी रेशो का मतलब एमी रेशो ही लिखना है ना, माइलोइड एरिथ्रोइड। माइलोइड इरिथ्रोइड रेशियो है ना, माइलोइड इरिथ्रोइड रेशियो के अंदर क्या है, इरिथ्रोइड सेल्स कौन सी होती हैं, आपकी इरिथ्रोसाइट, और माइलोइड सेल्स कौन सी होती हैं, आपकी ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं, जिसके अंदर न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और आपकी बेसोफिल्स आती हैं, मोनोसाइट और मैक्रोफेजेज आती हैं, ये सारी की सारी आपकी माइलोइड सेल्स होती है। नॉर्मल रेशियो 2:1 और 4:1 होता है, और ये क्या दिखाता है, आपका एक हेल्दी बोन मैरो का स्टेटस दिखाता है ना।
हिस्टोलॉजी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के अंदर मैंने पढ़ाया था आपको लीनिएज डिफरेंशिएशन। लीनिएज डिफरेंशिएशन क्या होता है कि जब एक अ, मतलब आम आदमी खास आदमी बनता है, ठीक है? जब एक बेसिक सेल एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए असाइन होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लीनिएज डिफरेंशिएशन कहते हैं ना? इसके बहुत सारी चीज़ इसको डिटरमाइन करती हैं, लेकिन हमको जो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करना है, वो किसका करना है? लीनिएज मार्कर्स का करना है ना? लीनिएज मार्कर्स प्रेज़ेंट होते हैं हर सेल के अंदर या ऊपर, जो बताते हैं कि आगे जाकर के क्या बनेगा। बेसिकली ये ज्योतिष है ना? ज्योतिष में थोड़ा-सा कन्फर्मेशन कम होता है, इधर 100% अपने कन्फर्मेशन है ना? ये वो वाली बात है कि पूत के पग पालने में दिख जाते हैं। तो जब ये छोटा होगा तभी हमको पता लग जाएगा कि ये आगे जाकर के क्या बनेगा। ठीक है? उसके अलावा हम लोग करते हैं फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि आपने डीएनए को अलग कर लिया और उसके अंदर आपने क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशंस का पता किया है ना। क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशंस जैसे कि कई तरीके की जो मेटाबॉलिक डिजीजेज है ना, वो इस पर डिपेंड करती हैं क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशंस के ऊपर। इसके बारे में हम लोग कभी डिटेल में पढ़ेंगे आगे, राइट? है ना? बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि एक जगह का पोर्शन उठ के किसी दूसरी जगह चला गया, या फिर कोई पोर्शन एंटायरली डिलीट हो गया आपके जेनेटिक कोडोन का, तो उस चीज का पता करने के लिए हम लोग फिश करते हैं, है ना? फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन करते हैं किसका? आपके बोन मैरो का। इसके अलावा पीसीआर, पीसीआर के अंदर जीन म्यूटेशंस का पता किया जाता है ना। आयरन स्टेन के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि आयरन स्टोर को इवेलुएट करेंगे। आर्टिकल्स की मैं अगर बात करूं तो वही सेम है, स्पेसिफिक आर्टिकल नीडल होती है। इसके अलावा सारी चीज़ लोकल एप्लीकेशन क्या है, एंटीसेप्टिक कौन सा रखना है, ये सब चीज़ें सब कॉमन है ना। जब दो चार प्रोसीजर पढ़ लोगे तो हर प्रोसीजर के अंदर आपको यही देखने के लिए मिलेगा, इसमें कुछ नया नहीं है। प्री प्रोसीजर केयर की बात करूं तो नर्स की तीनों सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है। कैसे करोगे? आईडी बैंड चेक करोगे और बीएसटी से मैच करोगे, कंसल्ट लेना है और कम्युनिकेशन बढ़ाना है। कम्युनिकेशन क्या करता है? बेसिकली आपकी एंजाइटी को कम करता है पेशेंट की को, है ना? तो उसका वैसोवेगल शॉक में जाने का रिस्क कम होता है, आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे क्या प्रोसीजर है ना। पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो पोजीशन के अंदर पोस्टीरियर इलियक क्रिस्ट के लिए प्रोन पोजीशन देते हैं, एंटीरियर इलियक क्रिस्ट के लिए सुपाइन पोजीशन देते हैं ना। और राइट इलियक क्रिस्ट के लिए लेफ्ट लेटरल, लेफ्ट इलियक क्रिस्ट के लिए राइट लेटरल पोजीशन देते हैं। ओबेस पेशेंट के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है लेटरल पोजीशन को, है ना। पेशेंट को लेटरल लेटाना है किसके लिए? डिस्निया को प्रिवेंट करने के लिए। बेसिकली सीधा या उल्टा लेटाएंगे तो उसको डिस्निया होगा, ठीक है। अब साइड प्रिपरेशन क्या करना है? पेंट करना है। पेंट किससे करते हैं? बीटाडीन से पेंट करते हैं ना। उसके अलावा लोकल एनेस्थेटिक एडमिनिस्टर करना है, नीडल को इंसर्ट करना है रोटेटरी मोशन है ना, जैसे पेज को कसा जाता है इस तरीके से नीडल इंसर्ट की जाती है। उसके बाद पहले एस्पिरेशन किया जाता है। एस्पायरेशन करोगे, उसके बाद में क्या करोगे? एडवांस नीडल इंसर्शन होता है ना। अगर आपको कोर सैंपलिंग करनी है तो नीडल को आगे इंसर्ट करोगे और एक कोर का सैंपल लेने के लिए। इसके बाद में प्रेशर ड्रेसिंग होती है। जिस साइड से सैंपल लिया उसी साइड पेशेंट को लिटाना है, ये ध्यान रखना। जहां भी हम लोग बायोप्सी कर रहे हैं उसी तरफ लिटा रहे हैं जिस तरफ हमने लिया है, ताकि प्रेशर बना रहे। इसके अलावा नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपको वाइटल साइन मॉनिटर करना है, ब्लीडिंग हेमेटोमा के लिए मॉनिटर करना है और पेन और इन्फेक्शन के लिए मॉनिटर करना है ना। कॉम्प्लिकेशंस की मैं अगर बात करूं, दो तरीके की कॉम्प्लिकेशंस हैं आपकी। कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या है? पेन है, ब्लीडिंग है, लोकल हिमेटोमा है, ब्रूइशिंग है, वैसोवेगल शॉक है। तो ये तो हो गई आपकी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि लगभग हर दूसरे केस में देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन जो लीस्ट कॉमन और मोर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है ना, वो कौन सी हैं? एक तो आपका सिग्निफिकेंट हेमोरेज होगा। सिग्निफिकेंट हेमोरेज का मतलब बहुत ज़्यादा हेमोरेज हो रहा है। दूसरा इन्फेक्शन है, ऑस्टियोमाइलिटिस है, बोन फ्रैक्चर है, पेनिट्रेशन ऑफ पेल्विक कैविटी है, नर्व इंजरी है। इसके अलावा एक और लिख लो, नीडल ब्रेक है ना। ठीक है, सुई टूट जाएगी आपके, है ना। अगर आपकी इतनी किस्मत खराब है तो बोन मैरो बायोप्सी के अंदर आपकी सुई भी टूट सकती है। ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है? कॉम्प्लिकेशंस लीस्ट कॉमन है लेकिन कुछ ज्यादा ही सीरियस है ना। तो हम लोगों ने तीन बेसिकली बायोप्सी की क्लास ली है अब तक।
तीनों क्लासेस के अंदर हम लोगों ने क्या-क्या देखा है। सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने देखी कि आपका रीनल बायोप्सी, उसके बाद में लिवर बायोप्सी, अब बोन मैरो बायोप्सी, है ना? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा क्लास होने वाली है, वो होगा एक क्वेश्चन सेशन। उसके अंदर बेसिकली हम कितना भी डिटेल में पढ़ लें, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं कि एक सेट ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अगर कोई पॉइंट छूटा होगा या फिर कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो उसके साथ में हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग मोर देन इनफ अभी पढ़ चुके हैं, और रही सही जो कसर है वो आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरी हो जाएगी, ठीक है? सो अगली क्लास के बाद में हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। एक बार हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल खत्म कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट किसी बेसिकली सब्जेक्ट के ऊपर मूव करेंगे ना। सो थैंक यू।